नमस्कार। हफ्ते की हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल। आपको पता है कल तक जिनको जंतर मंतर पर जेनजी के स्लोगन्स और उनकी भाषा से समस्या थी, वो लोग आज क्या कर रहे हैं आप खुद देख लीजिए। हे भोले भंडारी, अब वक्त आ गया है, आप अपनी तीसरी आंख खोल दीजिए, कर दीजिए नाश उन पापियों का जिन्होंने कांवड़ यात्रा का ये हाल करके रख दिया है। जंतर मंतर वाले जेनजी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसका उद्देश्य तो कम से कम अच्छा था ना, एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे ना। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बनाया और उनसे आग्रह किया कि संभल जाइए, ये ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री के चेहरे पर निराशा साफ देखी जा सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री को सनातन के इस घनघोर अपमान पर क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या वीडियो नहीं बनाना चाहिए? या तो एक्शन ले लीजिए, वीडियो बना दीजिए, या फिर कह दीजिए कि आपको ये वाला भटका हुआ जेनजी ही पसंद है। अब ये सब देखना बाकी था क्या? एक सनातनी होने के नाते मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि धर्म को खतरा किससे ज्यादा है, बीजेपी से है या अब्दुल से है। इस बच्चे को देखिए, क्या करेगा ये आगे चलकर। ये बेचारा तो आईसीसी का चेयरमैन भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके पापा गृह मंत्री नहीं हैं किसी बड़े लोकतंत्र के। करेगा कहीं मजदूरी या रैलियों में भीड़ बढ़ाएगा। अब हिंदू मिथोलॉजी की क्लास दीजिए इन साहब को, तब पता चलेगा कि सच में कांवड़ यात्रा का मतलब होता क्या है। हिंदू मिथोलॉजी से याद आया, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब संसार में धर्म का संतुलन बिगड़ता है तब ईश्वर धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। सतयुग में नरसिंह विष्णु, त्रेता युग में प्रभु श्री राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कहा जाता है कि कल युग में भगवान कल की जन्म लेने वाले हैं। दोस्तों, अगर कलयुग के भगवान ने जन्म लिया ही नहीं है तो ये कौन है? ओम नरेंद्र मोदी नमः। ओम नरेंद्र मोदी नमः। खैर, चलते हैं अगले सेगमेंट इंटरनेशनल बकैती पर। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीनी 65 रुपए के पार पहुंच रही है और स्मृति ईरानी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। सवाल है, चीनी गई कहां? 15 अगस्त की बूंदी बनाने में खर्च हो गई या गाड़ियां पी गई? गाड़ियां पी गई कैसे? 2018-19 में हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीनी का उत्पादन हो रहा था। हमारे पास चीनी रखने की जगह नहीं थी, गोदाम भरे पड़े थे। दिसंबर 2018 तक गन्ना किसानों का करीब 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया था, क्योंकि चीनी बिकी नहीं रही थी। सबके पास बहुत सी थी और उत्पादन ज्यादा हो गया था। सरकार ने शिकंजी बनाई, माफ कीजिए, मेरा मतलब है सरकार ने एथेनॉल बनाया और वो बना करके पेट्रोल में मिक्स करने की तरकीब ढूंढ ली। अब चीनी बनाने वाली मिलें चीनी छोड़ करके एथेनॉल बनाने लगी। और अब क्या हुआ? चीनी कम पड़ गई। इतनी कम पड़ गई चीनी कि हमें विदेश से अब चीनी मंगानी पड़ रही है, सोचिए। इसीलिए तो चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। वैसे इस हफ्ते की सबसे बड़ी इंटरनेशनल जो बकैती हुई वो हुई रामदेव और कंगना के बीच में। आखिर कंगना को क्यों कहना पड़ा, बाबा जी मेरी जवानी और बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए? बताता हूँ। हुआ ये कि आजकल रामदेव जी जो है वो इन्फॉर्म चल रहे हैं, थोड़ा अपनी विचारधारा से अलग जेनजी के पक्षधर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। लेकिन जब मौका था आपके पास तब आप जंतर मंतर गए नहीं आंदोलन करने के लिए। ऐसे नहीं चलेगा, जेनजी ऐसे खुश होने वाले नहीं हैं। तो हुआ यह था कि जब कंगना ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही जेनजी को गटर जनरेशन बता दिया था तो बाबा जी क्या बोले पता है? सुनिए। उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम? सांसद हैं। और उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी
देश के जवान को जंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। बाबा जी ने महफिल लूट ली है, तालियां बजने लगी, लेकिन जवाब में कंगना ने लिखा, बाबा जी मेरी जवानी और बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट गोदी मीडिया मूवमेंट्स की तरफ। Riya Ahir, who Rahul Gandhi says is the face of the youth of this country, does not know how many stanzas are there in the national anthem. अर्नब को नहीं पता नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम क्या होता है, लेकिन तेवर देखिए। How many stanzas are there in Vande Mataram? I can sing it to you. I haven't How counted many the stanza. how many stanzas are there? I can sing it to How you. many? I don't ask you to sing it. I'm asking you how many stanzas are there? I don't know. Will you allow me some time You to don't know count how it? many stanzas are there in Vande Mataram. I don't want to chat GPT, but I'll sing I it to can't you. believe it. No, I can't believe it. This fake display of confidence. Ladies and gentlemen, very important moment just tonight where Riya Ahir, who Rahul Gandhi says is the face of the youth of this country, does not know how many stanzas are there in the national anthem. देखा आपने? आपको पहले लगा होगा कि गलती से नेशनल सॉन्ग को नेशनल एंथम बोल दिया होगा, लेकिन दोबारा फिर भी वही बोला है। सीधी साधी लड़की कह रही है कि मुझे पूरा वंदे मातरम याद है, मैं सुना सकती हूँ, लेकिन आदत से मजबूर अर्नब। खैर, ऐसे लोगों के लिए फिट बैठती हैं पता है कौन? प्रियंका भारती। अर्नब ने यहाँ गलत पंगा ले लिया। अर्नब के प्राइम शो में बात चलते चलते आ पहुंची मेलोनी पर। फिर क्या हुआ देखिए। मेलोनी वाले पे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश की मीडिया ने खुद ही इस तरीके से फुहरता से प्रचार करवा दिया, बहुत गड़बड़ हो गया। आपके रिपब्लिक का रिपोर्ट में लेके आई हूँ। आपका रिपब्लिक का कोई राइटर है कुणाल वर्मा करके, आप इस पे मेलोनी पे कमेंट नहीं मेलोनी पे आपने लिखा है, मेलोडी मूवमेंट को देखकर जयशंकर ने यूं किया स्माइल, वायरल हो गया। One minute. Just one minute. आप सेंसेस में हैं। ये बदलाव देखिए, टोन में बदलाव देखिए, डर प्रियंका भारती का, लेकिन अल्फाज मत सुनिए, वो वैसे ही हैं जैसे किसी अनपढ़ लोग आदमी के होते हैं। और फिर क्या हुआ वो भी देखते जाइए, क्या हाल किया है प्रियंका ने। अनप्रिपेयर्ड लगती है, अनप्रिपेयर्ड लगती है। आपको मैं एक बात बोलूं, आप इमोजी और मीम बनाते हैं, आप सीरियस, आप एक देखिए, मैं एक बात प्रियंका, मुझे लगता है आप सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है और आप सीरियस व्यक्ति नहीं है। आप बहुत, तो चले जाइए ना प्रोग्राम। आपने बुलाया क्यों? मैंने देख लिया हो तो चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट हफ्ते की हाइलाइट्स पर। कुछ हाइलाइट्स पर नजर डाल लेते हैं। पहली हाइलाइट यूपी से है। सीजेपी के लोग गांव-गांव जाकर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं देश भर में। उनकी देखा देखी कई इंस्टाग्रामर, डिजिटल मीडिया वाले, यूट्यूबर्स, पत्रकार भी स्कूलों का हाल बताते हुए वीडियो बना रहे हैं। और सच में जो हालत दिख रही है, डूब मरना चाहिए हमें। यहीं से पता चल जाना चाहिए कि देश गरीब क्यों है। मतलब यहाँ पर सिर्फ यूट्यूबर्स ही जा रहे थे, सोशल मीडिया ही जा रही थी, टीवी एंकर नहीं जा रहे थे। लेकिन स्कूलों की स्थिति सुधारने के बजाय उत्तर प्रदेश के सीएम पहले तो कहते हैं कि अच्छी बात है, बनाओ वीडियोस, लेकिन फिर सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर्स सोशल मीडिया का जाना बैन करवा देते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। अयोध्या में सरकारी स्कूलों में बड़ा फैसला, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर रोक। ये बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है। अब अगली हाईलाइट राजस्थान से है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका एक स्कूल पहुंचे अपनी टीम के साथ। खबर थी कि भैंस के तबेले में एक स्कूल चलाया जा रहा है, लेकिन गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आशुतोष के साथ भी मारपीट हुई और महिलाओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया है। हफ्ते की हाइलाइट्स में आज इतना ही। ये रहे आज के 5 हाइलाइटेड कमेंट्स। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके मजेदार 5 कमेंट्स को हाईलाइट इन दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हफ्ते की हाइलाइट्स। मिलते हैं अगले हफ्ते रविवार के दिन, तब तक के लिए शब बखैर।